हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 29। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी डे 28, उसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के PYQs किए थे। ओके और डे 27 में उसकी हमने थ्योरी की थी। तो हमारा जो सीरीज़ है हमारी वो इसी तरह चलती है। एक जो वीडियो है उसमें हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसमें हम PYQs डिस्कस करते हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर के। तो जो डे 27 था उसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंज डिस्कस किया था, चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। एंड डे 28 में फिजिकल और केमिकल चेंज के हमने PYQs किए थे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2012 से 2024 तक वो सारे हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, डे 28 में। और आज है हमारा डे 29 और आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रीशू साइंस अकेडमी। ओके, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं बता देती हूँ। हम मेटल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस सीरीज से पूछे जाते हैं। एंड देन विल डिस्कस करोजन, और करोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, एलॉयज भी डिस्कस कर लेंगे। एंड देन ये हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं, खुद से मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं किया इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं इसमें, अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन होंगे। नंबरिंग मैंने दे रखी है, ये मैंने एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ही लिया है। ठीक है, अराउंड देखो 14, 15, 16 एंड 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन है फ्रॉम 2012 टू 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए। और आपको पता है स्टार्टिंग में हम जो जितने भी टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं वो सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे टॉपिक वो वाले टॉपिक करें जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले वो वाले टॉपिक करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक भी करेंगे। सब में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं ना वो हम पहले करेंगे। ठीक है, तो 6 to 8 की NCERT बेस्ड हम कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि 6 to 8 की NCERT ही पूछी जाती है आपके CTET में। अब जो है लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया हुआ है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें भी पूछी जा रही हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरी कर लेते हैं, देख लेते हैं थ्योरी में कितना टाइम लगता है। अराउंड 1 आवर तो मान के चलिए, इतना तो लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए मेटल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेटल्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। देखो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, आप सबने पढ़ा ही होगा 9th 10th में, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल देखिए इस तरह से एक टेबल है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं इसमें। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। तो आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स 90 तो जो है ना, जो 90 एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है, मेटल्स। और उसके अलावा जो बाकी रह गए उसमें से कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ हैं नॉन मेटल्स हमारे। तो पहले जो लेफ्ट साइड वाली ये वाले जो कलर दिख रहा है ना आपको येलो कलर से, ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स। ये सारे क्या है, मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में इस साइड वाले जितने भी आपको येलो कलर से दिख रहे हैं ना, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, अराउंड 90 मेटल्स हैं। और ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में जिगजैग सा पोर्शन दिख रहा है, दिस वन, बोरोन, सिलिकॉन, जिरेनियम, आर्सेनिक, ये वाले सारे टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टोटल 7 है ये क्या है, हमारे मेटलॉइड्स। ये देखो कलर शो किया हुआ है, ये है हमारे मेटलॉइड्स। तो ये क्या हो गए, हमारे मेटलॉइड्स हो गए। ओके, एंड ये जो पर्पल कलर से शो किया हुआ है, पिंकिश सा है पर्पल कलर, दिस वन इज़ नॉन मेटल्स। ये है हमारे नॉन मेटल्स। ओके, तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। दिस वन इज़ मेटल्स,
राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं और ये बीच में जो जिग जैग स्टेयरकेस से बने हुए हैं, दिस वन इज मेटलॉइड्स। तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट मेटल्स। तो मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर जनरली एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक शाइनीनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब मेटल्स क्या हैं? मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे आर शाइनी इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी इन नेचर। आपने देखा है ना, गोल्ड आप पहनते हो, सिल्वर आप पहनते हो, वो क्या है? सारे मेटल्स हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। तो इनमें आपने देखा है एक तरह की शाइनीनेस ही होती है, एक चमक सी होती है। तो जो मेटल्स है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि दे आर शाइनी इन नेचर। उसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि जब हम किसी मेटल को बीट करेंगे ना, उसको बीट करेंगे हैमर से, तो उसको थिन शीट में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उसको पीट पीट के हम थिन शीट बना देंगे। इट मीन्स वी कैन से दिस इज मेलिएबल इन नेचर। मतलब मेटल्स को हम पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज जो मेटल्स हैं, दीज आर मेलिएबल इन नेचर। ठीक है। उसके अलावा है थर्ड पॉइंट लिखा है कि डक्टिलिटी। मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल मीन्स कि इसको हम इसको जैसे हमने थिन शीट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया ना, चेंज किया। इसको हम जैसे हमारी जो आपने देखा है, ये पहनते हैं ना हम गले में, चेन ठीक है। तो ये क्या है? जो चेन है, मतलब इसको हम जो मेटल्स है ना, उसको पीट पीट के एक चेन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि इट इज़ डक्टाइल इन नेचर। ठीक है। मतलब उसको थिन वायर के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। डक्टाइल मीन्स उसको हम थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल का मतलब थिन शीट के रूप में हम उसको चेंज कर सकते हैं बीट करके। डक्टाइल मीन्स थिन वायर के रूप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल का मतलब है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स हैं हमारे, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे। ठीक है। बट अभी अब आपको जनरली पता होना चाहिए मेटल्स कैसे होते हैं। शाइनी इन नेचर होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके। एंड मेटल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब व्हाट इज इट्स मीन? व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? मतलब ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जैसे मान लो ये कोई मेटल है हमारे पास, ठीक है, मेटल ए है मान लो हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन, वेट, ओके। तो जो मेटल्स हैं, इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल इसको मैं इरेज कर लूँ, फिर यहाँ लिखती हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वेट, इसको भी यहाँ से इरेज कर लूँ। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, मान लीजिए ए मेटल है, ए और बी। ठीक है। ए कोई मेटल है इसमें से, और मान बी जो है नॉन मेटल है। ठीक है। क्योंकि ए जो मेटल्स होते हैं ना, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, एक या दो, जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज कर देता है। ठीक है। मान लो इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली साइन। पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिया? बी को। बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ए ने जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, उस पर आ गया पॉजिटिव साइंस। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है ए जो है, इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा। मीन्स इसने जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और जो बी है हमारा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है और इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
तो इसको हम कहेंगे इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटल्स जो होते हैं, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये डिफरेंस। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो नॉन मेटल है इनमें क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब आई होप आपको समझ आया होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, chemical elements that readily lose valence electrons to form positive ion। जो पॉजिटिव साइन है इसको हम कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिव साइन है इसको हम कहते हैं एनाइन। ओके, पॉजिटिव साइन को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव साइन को एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। वैसे तो 90 मेटल्स हैं ऑफ कोर्स, बट जो मेन एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन एंड गोल्ड। दिस ऑल आर मेटल्स। अराउंड 90 ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स आर मेटल्स। मतलब 118 एलिमेंट्स में से टोटल 90 जो हैं दे आर मेटल्स। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये है हमारा पेरियोडिक टेबल, जिसमें आपको बता चुकी हूँ कि ये वाली जो येलो कलर से शो कर रहे हैं दिस वन इज़ मेटल्स। जो राइट साइड में है पिंकिश कलर के दीज आर नॉन मेटल्स, एंड ये जो बीच में ग्रीन कलर का स्टेयर सी बनी है दीज आर मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स हैं हमारे, मेटलॉइड्स क्या होते हैं ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं ना दे आर जनरली हार्ड, बट एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, जो सोडियम एंड पोटाशियम है दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, जो सोडियम और पोटाशियम है दीज आर सॉफ्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ग्रुप 1 की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो ये जितने भी मेटल्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे मेटल जो है ना सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। बट जो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम है ये ज़्यादा सॉफ्ट हैं एज़ कम्पेयर टू रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के। बट ये ऑल मेटल्स, दीज जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, वी कैन कट इट विद नाइफ इवन। जो सोडियम और पोटाशियम है और लिथियम है इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी सॉफ्ट होते हैं, बट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम है। सो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम जो है सॉफ्ट मेटल्स हैं। सेकंड पॉइंट है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट जिंक। मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट जिंक। ठीक है, थर्ड है सॉलिड। जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे आप देख लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, ये कॉपर है हमारा, ये सारे क्या हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, दे आर सॉलिड। बट एक्सेप्शन, आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं और एक्सेप्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मर्करी जो है इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मर्करी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज मेटल्स आर सनोरस। सनोरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में आपने देखा, हमारे टाइम में स्कूल में बेल, आजकल तो सायरन बजते हैं, उस टाइम में बेल बजती थी टन 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 करके। ठीक है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना उसी को हम कह रहे हैं सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं ना दे प्रोड्यूस अ टिपिकल रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय समथिंग। तो जो बेल बजती थी वो क्या थी, वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती थी, और वो क्या था, किससे बना होता था, मेटल से। ओके, सो मेटल प्रोड्यूस अ टिपिकल रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय समथिंग। उसके अलावा मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मथ विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्शंस याद करते हुए चलेंगे आप। ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब आपको बता दिया था, विच कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स। मेटल्स आर डक्टाइल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेलेबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मीन्स इसको हम थिन वायर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम।
मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। लस्टरस, लस्टर मतलब जो शाइनीनेस होती है उसी को लस्टर कह रहे हैं। मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सर्फेस एंड कैन बी पॉलिश्ड, एग्जाम्पल सॉलिड गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। काफ़ी लस्टरस मतलब शाइनी होते हैं नेचर में। सिल्वर ग्रे इन कलर के होते हैं मैक्सिमम, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। ओके, चलिए ये होगी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स हो गए हमारे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स और फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर केमिकल एलिमेंट्स दैट टिपिकली लैक द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज बीइंग शाइनी, मतलब वो शाइनी नहीं होंगे, मेलिएबल भी नहीं होंगे, डक्टाइल भी नहीं होंगे, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी उनमें। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है ना ही वो शाइनी होंगे, ना ही मेलेबल, ना ही डक्टाइल, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, मतलब नॉन मेटल जो है मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। Okay, second point is they are generally found on the right side of the periodic table and tend to gain electrons in chemical reaction to form negative ion. Means जो मेटल्स थे दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इट इज अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, एंड इट इज़ ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स काफ़ी नाजुक, जरा सा भी हाथ थोड़ा सा भी लगाओगे एकदम से टूट जाएंगे वो। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल मीन्स उसको हम थिन शीट के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, थिन वायर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, नॉन सोनोरस, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, उसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के, जिसमें आपको दिया है कि कौन कौन से जो नॉन मेटल्स है गैशियस फॉर्म में होंगे, कौन कौन से लिक्विड फॉर्म में और कौन कौन से सॉलिड फॉर्म में। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैशियस फॉर्म में होंगे। ब्रोमीन जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड जो आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन है ये हमारे सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कौन कौन से जो नॉन मेटल्स हैं किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो ये जो 7 मेटलॉइड्स हैं यहाँ जिग जैग, इस तरह से जिग जैग शेप में प्रेजेंट हैं, 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है हमारे मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या करते हैं ना, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कोई नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड है। ठीक है, तो वो जो मेटलॉइड है ना वो क्या करेगा, उसकी मेटालिक, मान लो बोरोन की अगर बात करूँ तो वो मेटालिक अपीयरेंस भी होगी उसकी, एंड नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल भी होगा, मतलब वो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो वो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दोनों की प्रॉपर्टी वो कैसे शो करेगा, उसमें मेटालिक अपीयरेंस भी होगी। ठीक है, मेटालिक अपीयरेंस मतलब शाइनी नेचर के होंगे थोड़े से, जैसे मेटल्स शाइनी नेचर के हैं और नॉन मेटल्स ब्रिटल हैं। तो कोई ये जो मेटलॉइड है मेटालिक अपीयरेंस भी शो करेगा और नॉन मेटल के करैक्टर भी शो करेगा। मान लो ये ब्रिटल भी होगा। ठीक है, मेटल्स तो ब्रिटल नहीं है बट नॉन मेटल्स ब्रिटल है। अब मेटल्स तो मेटालिक है बट नॉन मेटल्स मेटालिक नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेटलॉइड्स हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, मिक्स प्रॉपर्टी शो करेंगे वो। ठीक है, तो वो मेटालिक अपीयरेंस भी शो करेगा और ब्रिटल इन नेचर भी होगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि जो मेटलॉइड्स हैं वो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया कि मेटलॉइड जो है केमिकल एलिमेंट्स हैं विच एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं दोनों की। दे आर फाउंड अलोंग अ स्टेयरकेस और जिग जैग लाइन सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ठीक है, ये कुछ हमारे मेटलॉइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ पे टोटल, वैसे 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक मिनट क्या हो गया।
ठीक है, चलिए अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ आई होगी। मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मेटलॉइड्स क्या है? दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आई होगी। जो मेटल्स हैं दे आर मेलेबल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर, सोनोरस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। बट वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेलेबल है, नॉन डक्टाइल है एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, और नॉन सोनोरस है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन, आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनेगा हमारे पास? मेटल ऑक्साइड। और वो जो मेटल ऑक्साइड होगा कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखनी है चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। यही आपको याद रखना है मेन इसमें। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन द एयर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। मेटल ऑक्साइड्स आर टाइप ऑफ बेसिक मटेरियल फाउंड इन नेचर। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब अगर मेटल ऑक्साइड को आप चेक करोगे ना लिटमस पेपर से, तो ये क्या करेगा? अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया है और इसमें आप चेक करोगे मेटल ऑक्साइड को कि कौन से नेचर का है, मतलब एसिडिक है या बेसिक, तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस जो है ब्लू लिटमस में, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और आपको पता है ब्लू कलर इंडिकेट्स कि जो सब्सटेंस है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। और अगर रेड ही रहता तो इट इंडिकेट्स कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ब्लू कलर इंडिकेट्स कि इट इज बेसिक इन नेचर। सो रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। टू अवॉइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम और पोटाशियम है ना, उनको वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी रिएक्ट हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए, मतलब एकदम से विगरसली रिएक्ट होते हैं वो, तो उनको हम कहाँ कैप्ट करते हैं? केरोसिन ऑयल में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोडियम और पोटाशियम को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? वाटर में, केरोसिन ऑयल में। 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, दे दिए जाएंगे। तो सोडियम और पोटाशियम जो है ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ओके, आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम मेटल है। एक मेटल को हमने फिजिकल और केमिकल चेंज वाले में क्वेश्चन चैप्टर में भी किया था। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और दीज आर बेसिक इन नेचर। और फिर अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ओके, सो मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड रिएक्ट वेरी स्लोली विद एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट करोजन। मतलब वो एयर से एकदम से रिएक्ट नहीं करते, दैट्स वाई उसको हम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी यूज़ करते हैं करोजन से बचाने के लिए। ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग कर रहे थे ना, हमने पढ़ा था कि करोजन से हम कैसे बचा सकते हैं, वाई एलॉइंग और वाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाएंगे तो उससे हम करोजन को बचा सकते, मतलब करोजन से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हमने किया था कि आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर दे रहे थे, उसको हमने कहा था कि दिस इज़ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ऐसे मेटल्स हैं जो काफ़ी स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। सो एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट करोजन। ओके, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते चलिए। ओके, नेक्स्ट इज सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। जो सिल्वर है, प्लेटिनम और गोल्ड है ना, ये एयर में रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ। ओके, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो है एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए उसको हम एज अ ऑर्नामेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या होगा। नेक्स्ट है, अगर मेटल जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ या स्टीम के साथ तो क्या होगा। ठीक है, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे अभी हमने पीछे किया कि जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा हमें, और मेटल ऑक्साइड जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। वैसे ही अगर मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है,
सम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर एंड सम अदर विद स्टीम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखेंगे तीनों के ही कि कोल्ड वाटर में कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, हॉट वाटर में कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है, एंड स्टीम के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करें कोल्ड वाटर की, बट तीनों ही केस में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा प्लस हाइड्रोजन ही मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो मेटल्स सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इज ऑफन एक्सोथर्मिक, मीनिंग इट रिलीजेस हीट। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि बार बार मैं नहीं बताऊंगी। एक्सोथर्मिक मीन्स इट रिलीजेस हीट, ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स इट एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें हीट भी, सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। तो सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन गैस को बर्न होने पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर मेटल को अगर हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, मिलेगा तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही, क्योंकि है तो वाटर ही, स्टीम भी क्या है, वाटर की ही फॉर्म है, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन ही मिलेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये आपको याद रखना है बस, कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा विच इज़ बेसिक इन नेचर। मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम तो क्या मिलेगा हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टीम की, तो कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन कैन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड होगा एक्चुअली यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मिनट, मेटल ऑक्साइड, अच्छा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड ही होगा। जब स्टीम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बट अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ठीक है, तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन कैन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिनको हम ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ करते हैं, तो ये वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट मिलेगा तो हमें क्या कौन सा रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम्पल पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर एक एक एग्जाम्पल याद रख फिलो तो अच्छी बात है, बट जो मेन चीज़ें हैं आपको ये याद रखनी है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस hydrogen gas. Okay, when an acid react with metal, the general outcome is the formation of metal, salt and hydrogen gas. For example, if magnesium reacts with hydrochloric acid, magnesium को अगर HCl के साथ react करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, magnesium chloride and hydrogen gas. ठीक है, salt plus hydrogen gas मिल रहा है। अब अगर हम मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एंड जब हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। ओके, द बेस हैज़ अ बिटर टेस्ट एंड अ स्लिपरी टेक्सचर। अ बेस डिजॉल्व इन वाटर इज एन एल्कली। जब बेस को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ एल्कली इन नेचर। व्हेन केमिकली रिएक्टिंग विद एसिड सच कंपाउंड प्रोड्यूस सॉल्ट। बेसिस आर नोन टू टर्न ब्लू ऑन रेड लिटमस पेपर। तो हमें पता है कि जो बेसिस हैं वो ब्लू कलर देते हैं, जो एसिड हैं वो रेड कलर देते हैं लिटमस पेपर पे। तो बेस को जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में, मेटल जिंक को जब दोनों को रिएक्ट कराया सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। ठीक है, तो जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है, जब हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल को तब भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो 4 पॉइंट्स हमने कर लिए। 5th पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए कि फर्स्ट पॉइंट क्या किया, इफ़ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या मिलेगा, अगर मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा प्रोडक्ट, मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। और फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ कॉमन नेम फॉर दिस रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन रेगुलरली यूज्ड मेटल हैज बीन ऑर्डर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज रेफर्ड टू एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है देख लेते हैं कि है क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो सबसे ऊपर मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव। जैसे 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 नीचे चलती जाएगी ये लाइन हमारी, वैसे वैसे जो मेटल्स हैं लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। जो जितना ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन, सॉरी पोटाशियम की बात करूँ, पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मतलब जो नीचे नीचे एटम एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं हमारे नीचे नीचे वाले, ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अपर वन। अगर हम बात करें पोटाशियम की, अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है, तो पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑफ कोर्स जो पोटाशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी और आज भी डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड इससे काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और कैसे याद रखोगे इसके लिए एक निमोनिक है, यहाँ पे बताती हूँ। इसका है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, कॉल मी सुपर। इसमें क्या है ना, प्लेटिनम नीचे है, गोल्ड ऊपर है। तो कई जो रिएक्टिविटी सीरीज़ हैं उसमें गोल्ड जो है लेस रिएक्टिव बताया है, कई जगहों पे है प्लेटिनम लेस रिएक्टिव बताया है, ठीक है। तो आपको जो गोल्ड है ना, मतलब जो प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। ये जो निमोनिक है मैं लिख देती हूँ, आपको लिख के ज़्यादा जल्दी याद रहेगा, मतलब अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो जो हम कैसे याद रखेंगे इसको, प्लीज़ थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो जाता है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, I truly like, call me superb good person, superb good person, ठीक है। तो इसमें अच्छा आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, बट कार्बन और हाइड्रोजन दे आर नॉट मेटल इटसेल्फ, बट उसको हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बीच में प्लेस किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बिकॉज दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन जो है दे आर नॉट मेटल्स बट दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो दैट्स वाई हमने इसको बीच में प्लेस किया है, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट मेटल्स इटसेल्फ। ओके, तो आपको ये कैसे याद रखनी है ये सीरीज, प्लीज स्टॉप कॉल मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉल सुपर गुड पर्सन, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेगी रिएक्टिविटी सीरीज़। और रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो आप आगे देखोगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझाती हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा उसमें क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया ना, दैट्स वाई आयरन इसकी जगह आए और आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? देखिए, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, बिकॉज जो आयरन है, देखिए आयरन कहाँ है हमारा ये, और कॉपर कहाँ है हमारा ये। तो कौन मोर पावरफुल है, आयरन जो है ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो दैट्स वाई आयरन जो है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है एंड इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। उसी तरह कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को एक मिनट,
कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर बिकॉज मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू सिल्वर, दैट्स वाई कॉपर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो और क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई होप आपको समझ आई होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। ठीक है, उसके लिए आपको ये जो सीरीज़ है ये याद होनी चाहिए। इस सीरीज़ को आप इस निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक, कॉल मी सुपर गुड पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं, तो ऑफ कोर्स इसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ करते हैं। आयरन है, स्टील है, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस के लिए, गेट्स के लिए। उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं मेटल्स को, एल्यूमिनियम और स्टील। कैसे, मेटल्स आर यूज्ड इन कार, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप्स। कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं हमारे मेटल्स। एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील जो है ये यूज़ होते हैं। जैसे पॉट्स में, पैन्स में, किचन टूल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स फॉर फास्ट हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें कंडक्शन अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ करते हैं मेटल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम। मेटल कैरी इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स एंड केबल्स। एंड ज्वेलरी कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। प्रीशियस मेटल्स आर शेप्ड इनटू रिंग्स, चेन्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो मेटल्स के डिफरेंट यूजेस हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ करते हैं मेटल्स को। मेटल्स को हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉइन्स और करेंसी में यूज़ करते हैं। मेडिसिन में यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। उसके अलावा पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम मोस्टली यूज़ होता है पैकेजिंग में। एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं मेटल्स को, मैग्नीशियम और जिंक को मैक्सिमम। एंड एरोस्पेस टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं बिकॉज लाइट वेट है, या स्ट्रॉन्ग मेटल्स आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तो ये कुछ यूजेस है मेटल्स के कि कहाँ कहाँ हम मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। इफ़ इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या मिलेगा, इफ़ इट रिएक्ट विद वाटर तो क्या मिलेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 5 हमने टॉपिक डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, तो अगर नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये जो है नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जो हमारा नॉन मेटल है ना तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ। चलिए वाटर की बात करते हैं। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट इट इज़ यूजली वेरी रिएक्टिव इन एयर। एयर में काफ़ी रिएक्टिव होता है बट वाटर में कोई रिएक्शन नहीं होता। दैट्स वाई सम ऑफ दैम आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल इज़ फॉस्फोरस एंड इट कैचेस फायर व्हेन इट एक्सपोज टू एयर। अगर फॉस्फोरस को ओपन रखोगे एयर में तो इट कैचेस फायर वेरी इजली। सो दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। देखिए कि कोई हमारे पास मान लीजिए मेटल है, मान लो सल्फ़र कोई मेटल है हमारे पास। ठीक है, कोई मेटल नहीं, सल्फ़र ही मेटल है। ठीक है, सल्फ़र मेटल है, इसको अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो क्या होगा, सल्फ़र जो है ना क्या है हमारा नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और जो हमारे मेटल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन भी डिसोसिएट नहीं होगा बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, इस पर पॉजिटिव आयन है, वो इसको डिसोसिएट होने के लिए, इसको हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दैट्स वाई दिस जो रिएक्शन है इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। वहीं अगर हम नॉन मेटल की जगह मेटल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इवन काफ़ी सोडियम को नहीं कराएंगे क्योंकि उसको हम ऑलमोस्ट ऑलरेडी कैरोसिन में रखते हैं। सोडियम की जगह कोई और मेटल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई और मेटल, कौन सा मेटल ले, एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है,
और इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये ईजिली एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, एल्यूमिनियम जो है मेटल है और ये क्या है, मेटल डोनर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये तो आपको पता है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस केस में, फर्स्ट केस में जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको डिसोसिएट होने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की वाटर के साथ, तो एल्यूमिनियम जो है ईजिली, जो वाटर जो है एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ईजिली बन जाएगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे 2H2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों को ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड मतलब उसको मेटल, ये जो नॉन मेटल है इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस केस में भी। और यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन आयन है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन ला के दें हम, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है नॉन मेटल्स का वाटर के साथ भी पॉसिबल नहीं है और एसिड के साथ भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको चीज़ याद रखनी है, कि वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं होने देता, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि रिएक्शन दी होगी नीचे, नॉन मेटल के साथ आपको एसिड दिया होगा या नॉन मेटल के साथ वाटर दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों ही केस में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद बेस। नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे मेटल्स को जब रिएक्ट कर रहे थे ना हम एसिड और बेस से, तब भी क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा था। सो द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव प्रोडक्ट लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एज वेल एज वाटर। ये याद रखना है कि अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर ही मिलने वाला है हमें। अब अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, oxides of non-metals are formed when it react with oxygen. The oxides of non-metals are एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। अच्छा, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग में हमने किया था कि अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमें जो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, विच इज़ बेसिक इन नेचर। वहीं अगर नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, मेटालिक ऑक्साइड्स जो मिलेंगे, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे, वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर, या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, ठीक है, या एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है बेसिक होगा। अगर मेटल ऑक्साइड है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड कलर, मतलब रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा या रेड ही रहेगा, चेंज होगा या नहीं होगा लिटमस पेपर में। उसी तरह अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो लिटमस पेपर है वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड लिटमस कौन सा कलर शो करेगा या ब्लू लिटमस कौन सा कलर शो करेगा। क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं विच इज़ बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे या फिर न्यूट्रल मिलेंगे, ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर के होंगे या न्यूट्रल होंगे। व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड, एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सल्फरस एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल। अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है, अगर नॉन मेटल जो है इट रिएक्ट विद मेटल, तो जनरली इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए, सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। जब दोनों देखिए, सोडियम मेटल है ना और क्लोरीन नॉन मेटल है, और ये देखो सोडियम पे पॉजिटिव साइन है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और क्लोरीन पे नेगेटिव साइन है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों ने क्या किया, आयोनिक कंपाउंड बनाया। अब आयोनिक कंपाउंड क्या है, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, मतलब दोनों ने आयोनिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, देखो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों ही थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, आयोनिक बॉन्ड जो है इसमें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
वहीं अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इट हैपन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, बिटवीन नॉन मेटल्स। एक नॉन मेटल होगा और दूसरा भी नॉन मेटल होगा। इस केस में एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, और ये क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिसके पास ज़्यादा है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन शेयरिंग जो होती है, शेयरिंग होती है इसमें तो ट्रांसफ़र ऑफ आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है, ये याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है बिटवीन नॉन मेटल्स बनता है। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8, है ना। मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देती हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसको कितने एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इस शेयरिंग को हम कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसके अलावा अगर आयोनिक बॉन्ड की मैं बात करूँ, मान लीजिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, दोनों ही बैलेंस हो गए। तो ये हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, एंड व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, जो जिनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन्स की। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इट बिकम स्टेबल सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे अब कुछ यूजेस हैं नॉन मेटल्स के, क्या क्या यूजेस हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन इज यूज्ड। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्लोरीन इज यूज्ड, and hydrogen is very useful as rocket fuel. Carbon can be used to make pencil when it is in graphite form. Sulfuric acid is prepared using sulfur. उसके अलावा जो आयोडीन टिंचर है वो यूज़ करते हैं जब हमें चोट वोट लग जाती है। आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ठीक है, उसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करोजन। मेटल्स हमने डिस्कस कर लिए, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, नॉन मेटल्स डिस्कस कर लिए, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एंड इट्स यूजेस हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे करोजन की। ठीक है, करोजन और रस्टिंग दोनों ही वर्ड्स में फ़र्क है। करोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, वो समझिए। देखिए, करोजन और रस्टिंग में क्या मेन डिफरेंस है। पहले करोजन समझिए कि करोजन है क्या। ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ अ मटीरियल, यूजुअली अ मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, डिटीरियोरेशन मतलब खराब होना, किसी भी चीज़ का खराब होना, डैमेज होना, उसको हम कह रहे हैं डिटीरियोरेशन। तो जो कोई भी मटेरियल है जब वो ख़राब हो रहा है, यूजुअली कोई भी मेटल है जब वो ख़राब हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर या किसी भी केमिकल की वजह से, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ करोजन। बट अगर हम बात करें रस्टिंग की, ठीक है, रस्टिंग की बात करेंगे तो रस्टिंग में क्या होता है कि रस्टिंग जो है ना, आयरन, कोई आयरन, अगर आयरन की बात होगी या फिर आयरन के या फिर किसी अलॉय की बात होगी। ठीक है, आयरन की या अलॉय की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे रस्टिंग हो रही है। करोजन मतलब किसी भी मेटल का ख़राब होना, नॉट ओनली आयरन। करोजन कॉपर में भी हो सकता है, सिल्वर में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, बट जो रस्टिंग है, जब हम रस्टिंग की बात करेंगे तो रस्टिंग सिर्फ आयरन में होगी या फिर उनके अलॉयज़ में होगी। ठीक है, अब करोजन क्या है, डिटीरियोरेशन ऑफ मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल का डैमेज होना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर, दैट इज कॉल्ड करोजन। बट अगर हम बात करेंगे रस्टिंग की, तो रस्टिंग में कौन से मटेरियल का ख़राब होना, आयरन का ख़राब होना या उसके अलॉय का ख़राब होना। ठीक है, तो रस्टिंग में क्या होता है, आयरन को अगर ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा तो इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, Fe2O3 XH2, जिसको हम कहते हैं रस्ट, है ना। एक्स क्यों लिया है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ एक्स लेते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड
इंटू XH2O क्या बन गया, रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है और ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में भी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ इस चैप्टर में भी था तो दैट्स वाई मैंने इंक्लूड किया है इसको। उसके अलावा करोजन ऑफ कॉपर की बात करें तो कॉपर भी वाटर और मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। कॉपर को अगर मॉइस्चर वाटर मिलेगा, कॉपर अगर आप बाहर रख दोगे, वाटर उसके ऊपर मॉइस्चर है और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इट फॉर्म CuCO3 जिसको हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट और क्यूप्रिक कार्बोनेट भी कहते हैं इसको कॉपर कार्बोनेट और क्यूप्रिक कार्बोनेट कहते हैं, प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा जो सिल्वर है उस पर भी करोजन हो सकता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है, दिस इज करोजन ऑफ कॉपर। ये किसका करोजन है, कॉपर का करोजन। यहाँ आप देखेंगे ब्राउन कलर के जो मटेरियल है दिस इज रस्ट, जो कि आयरन पे ही रस्ट जो है, रस्टिंग कहाँ होती है, आयरन पे होती है। और अगर हम करोजन की बात करें तो करोजन का मतलब है किसी भी चीज़ को डैमेज कर रहा है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो कोई भी मेटल है, उसको वो ख़राब कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, उसको हम कह रहे हैं करोजन। तो करोजन और रस्टिंग में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको समझ आया होगा। करोजन मतलब किसी भी मेटल, किसी भी मटीरियल का डैमेज होना, रस्टिंग मतलब आयरन का डैमेज होना, ठीक है। तो करोजन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट इज करोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो है H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट है एंड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो रस्टिंग और करोजन, आई होप आपको डिफरेंस दोनों का समझ आया होगा। अब करोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो कोटिंग विद पेंट और ऑयल और ग्रीस। द एप्लीकेशन ऑफ पेंट और ऑयल और ग्रीस ऑन अ मेटल सरफेस कीप आउट एयर एंड मॉइस्चर और इससे क्या होता है, मॉइस्चर और एयर जो है उसके अंदर एंटर नहीं हो पाती और जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है हमारी, काफ़ी दिन तक चल जाती है। उसके अलावा एलॉइंग, एलॉयड मेटल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू करोजन, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। जो हमारे एलॉय होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील है, उन पे जो है जंग नहीं लगता, करोजन नहीं होता, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, एक मेटल पे दूसरे मतलब जिंक की कोटिंग, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मोल्टन जिंक। मोल्टन जिंक मतलब मेल्टेड जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट प्रिवेंट्स करोजन। नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड जिसके थ्रू हम जो है अपने प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद अनदर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मेटल के ऊपर हमने किसी दूसरे मेटल की कवरिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको ये एक सेटअप दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, इसमें एक सेटअप है। यहाँ पे हमने एक बार लिया है विच इज़ मेड अप ऑफ जिंक। ये जिंक का है, ये कॉपर का है, ठीक है। मान लीजिए हमें जिंक पे कॉपर की कोटिंग करनी है। ये हमारे पास जिंक है, ये हमारे पास कॉपर है और जिंक के ऊपर हमने कॉपर की कोटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इस कॉपर की कोटिंग को हम इस जिंक पे चढ़ाएंगे। कैसे, हमारे पास एक बीकर है, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, मतलब पूरा सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। हमने एक लिक्विड लिया जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इसमें लिक्विड है दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ठीक है, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, वाटर में हमने CuSO4 मिक्स कर दिया। CuSO4 के क्रिस्टल्स थे, उसमें कुछ पानी डाल दिया, वो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट बन गया, ठीक है। अब इसमें से हम करंट पास कराएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोड प्लस बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है, ये जो मेटल है ना, दो मेटल्स जो हमने लिए हैं इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। तो एक नेगेटिव है, एक है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव, अब इसको जो है ना, जिसको इसकी एक साइड को हम पॉजिटिव मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम कहेंगे एनोड और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। अब कौन से वाले बार को हमने
पॉजिटिव साइड रखना है, कौन से बार को नेगेटिव साइड रखना है। जिस पे आपको कोटिंग करनी है, जिस पे आपको कोटिंग करनी है उसको आप नेगेटिव साइड में रखोगे, जिसकी कोटिंग आपको करनी है उसको आप पॉजिटिव साइड में रखोगे, ठीक है। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में आपने जिसकी कोटिंग करनी है उसको लगाएंगे, नेगेटिव साइड जिसको आपने कोटिंग करनी है उसको रखेंगे, ठीक है। कोई भी मेटल हो सकता है, नॉट ओनली जिंक, कुछ भी ले लो, सिल्वर ले लो, निकल ले लो, कोई भी मेटल ले लिया हमने, ठीक है। जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं ना, जिसमें गोल्ड प्लेटिंग ऑर्नामेंट्स आपने देखे हैं मार्केट में, वो किस तरह, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। वो गोल्ड नहीं होता, पर गोल्ड की कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, जस्ट मतलब ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता, गोल्ड की कवरिंग होती है उस पर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेटअप तैयार हो गया, हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उसके अलावा इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। एंड हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक हमने ड्राई सेल ले लिया, बैटरी ले ली, मतलब बैटरी ले ली, बैटरी के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बैटरी कर दी हमने ऑन। अब क्या होगा, अब इनके बीच में रिएक्शन, जैसे ही करंट पास होगा इस लिक्विड में, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास होगा, तो ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर में और सल्फेट आइंस में, कॉपर आइंस में और सल्फेट आइन में ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव साइड है, हमने पढ़ा है कि जो सेम साइड्स हैं, डिफरेंट साइड जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम साइड्स हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो अब क्या है होगा, ये जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव जो सल्फेट आइन है हमारे, वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होएगा, और जो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कैथोड की साइड अट्रैक्ट होगा। तो ये जो कॉपर है, जो कॉपर प्रेजेंट है, वो कॉपर जो है, इसके ऊपर इस कॉपर की कोटिंग चढ़ती जाएगी, इसमें से कॉपर की कोटिंग जो है ब्रेक डाउन होता, डिसोसिएट होता जाएगा, कॉपर डिसोसिएट होता जाएगा, इसमें मिक्स होता जाएगा, और ये जो कॉपर है इसकी कोटिंग इसके ऊपर चढ़ती जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो ये क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा। इट इज़ अ मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल with another by the use of electric current. This method not only led protection but also enhances the metallic appearance. For example, silver plating, gold plating, nickel plating या copper plating, ठीक है। तो ये थी हमारा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ करोजन। नेक्स्ट एक और मेथड होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है ना, अ करोजन प्रिवेंशन मेथड वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है, यहाँ इमेज से देखिए, कॉपर जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो क्या होगा, हम कॉपर की जो कवरिंग है जिंक के ऊपर करेंगे, ठीक है, with the help of electric current. This is called sacrificial protection. When it is coated on article made up of iron or steel, it act as a cathode, undergoes reaction, sacrifice instead of iron, protect the article. मतलब जो कोई भी मेटल हो सकता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव। यहाँ पे कुछ लाइंस मिसिंग हैं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक कर लेना, बट इट इज़ कोटेड ऑन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, या फिर आयरन या स्टील कर लेना, ठीक है, आयरन कर लेना। तो कॉपर इज मोर एक्टिव देन आयरन व्हेन इट इज कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील, इट एक्ट एज कैथोड, अंडरगो रिएक्शन, सैक्रिफिशियल इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्ट द आयरन। मतलब वो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर हम कोट कर देंगे, ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे करोजन के, कि करोजन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पे कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्ट प्लस वाटर को हमने मिक्स किया, आपस में एक सॉल्यूशन बना दिया हमने, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वाटर के कौन से पार्टिकल में सॉल्यूशन सॉल्ट प्रेजेंट है, कि इसमें ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, इसमें कम सॉल्ट प्रेजेंट है, आपको देख के पता नहीं चलेगा। वो इस तरह का एक सॉल्यूशन बन गया होगा कि मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा ना यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा, मतलब बड़े अच्छे से मिक्स्ड होगा, हर एक कंपोनेंट जो है सॉल्ट का वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका होगा। तो इसी मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ दोनों ही चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो गई हैं, ठीक है।
उसके अलावा इसको हम जो हमारा ये होमोजेनियस मिक्सचर है इसको हम आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। उसके अलावा अगर आप देखोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है ना, तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ये जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे चीज़ें आपस में अच्छे तरह से मिक्स नहीं है, दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं है, और इसको हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक ये हो गया आइसोट्रॉपिक, ये हो गया एनआइसोट्रॉपिक। होमोजेनियस मिक्सचर जो है दिस इज आइसोट्रॉपिक। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर। तो जो हमारे एलॉयज होते हैं दे आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय formation enhances the desirable properties of the material such as hardness, tensile strength and resistance to corrosion। corrosion से बचाती है और उसकी प्रॉपर्टी को enhance कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो हमारे एलॉय हैं, मान लीजिए ब्रास। तो ब्रास जो है किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ये आपको याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रास जो है कौन कौन से मेटल का एलॉय है। कॉपर और जिंक का है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का है। सोल्डर जो है लेड और टिन का है। अमलगम जो है मरकरी या मरकरी के साथ कोई भी अदर मेटल। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए एलॉयज़। तो ये हो गए हमारे एलॉयज़। तो आज की क्लास जो है बस ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया? मेटल्स किए, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एंड फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, उसके यूजेस किए। उसके अलावा नॉन मेटल्स में भी सेम। अब आपको एक बार बड़ी मतलब जैसे मैंने समझा दिया आपको रहेगा, बस हम अब नोट्स देखें ना, पढ़े ना और हमें याद रहे, तो ऐसा नहीं होता। एक बार आपको खुद से भी गो थ्रू होना पड़ेगा। एक बार जो मैंने पढ़ाया है आज आप एक बार नज़र मार लेना, बस आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया और बस आपको याद रहेगा। आपको एक बार खुद से नज़र मारनी पड़ेगी, रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सी मेटल किस मेटल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को, बट उसके लिए आपको एक बार थोड़ा सा एक रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल्स हमने डिस्कस कर ली। नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, इसके यूजेस डिस्कस किए एंड मेटलॉइड्स डिस्कस किया। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इट इज़ द मिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके अलावा करोजन डिस्कस किया है ना, और करोजन की प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और उसके अलावा एलॉयज़। तो ये 5 टॉपिक हमारे हो गए, 3 टॉपिक ये और करोजन एंड एलॉय। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमारी जो है आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आंसर हैं करेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में। और एक बार जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये जो आज मैंने पढ़ाया है एक बार आप नज़र मार ली, पढ़ लेना घर जाके, मतलब घर पे ही ऑफ कोर्स आप। तो एक बार ये पढ़ना ज़रूर। ये जो मटेरियल है PDF आपको जो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, सॉरी ऋषु साइंस अकेडमी पे, ऋषु साइंस अकेडमी पे आपको ये जो है PPT मिल जाएगी, और वहाँ से आप जो है एक बार पढ़ के आना ज़रूर। फिर हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टे ट्यून विद मी। ओके, बाय बाय।